अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 10 फ्लूइड मैकेनिक्स 1 कैन 2103 का ये रिकॉर्डेड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स नंबर 9 to 12 और प्रॉब्लम नंबर 15 के बारे में कि उसमें देखेंगे किस तरीके से हम ये मुख्तलिफ किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी हम वही कॉन्सेप्ट्स यूज़ करेंगे जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर कर चुके हैं। जी, प्रॉब्लम नंबर 9 है। ये वेरी सिमिलर टू वन प्रॉब्लम विच वी डिड इन द लास्ट लेक्चर। ऑन अ वेरी कोल्ड डे इन एंटार्क्टिका द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज -60 डिग्री Fahrenheit. Assuming that the air remains isothermal up to 10,000 feet elevation and that the pressure at sea level is 1 atmosphere, estimate the pressure at 10,000 feet. Molar mass of air is 29 pound mass per pound mole and R is equal to 0.7302 cubic feet into atmosphere per pound mole per hour. तो इसमें ऐसा है कि जी हमारे पास एंटार्क्टिका जो है कॉन्टिनेंट है, बर्फ़ से ढका हुआ है, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर वहाँ पर प्रिवेल करते हैं। तो सर्दी का सख्त मौसम है एंटार्क्टिका के अंदर। एयर का जो टेम्परेचर है वो -60 डिग्री Fahrenheit है, बड़ा कम टेम्परेचर है। तो अगर ये तस्वुर किया जाए कि जो एयर है वो आइसोथर्मल है, उसके अंदर किसी किस्म के जो है टेम्परेचर चेंजेस नहीं आ रही अप टू 10,000 फीट एलिवेशन, और हम ये तस्वुर कर रहे हैं कि जो सी लेवल के ऊपर जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है। तो हमने मालूम करना है कि ये जो एयर होगी एंटार्क्टिका में जो एट 10,000 फीट पर एलिवेशन के ऊपर उसका क्या प्रेशर होगा। तो हमारे पास जो कुछ डाटा हमें प्रोवाइडेड है, जैसे कि मोलर मास ऑफ एयर हमें प्रोवाइडेड है, इसी तरह हमें आइडियल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू हमें प्रोवाइडेड है। तो जो डाटा सवाल में गिवन है, P1 हमारे पास जो है वो सी लेवल का प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेयर गिवन है। T -60 डिग्री Fahrenheit है। तो जैसे आपको पता होता है कि T है तो इसको आप कन्वर्ट कीजिए जो है एब्सोल्यूट में, तो फ़ारेनहाइट के साथ जो एब्सोल्यूट स्केल इसके साथ रेलिवेटेड है, रेलिवेंट है, वो हमारे पास जो है रैंकिन है। तो -60 + 460 400 रैंकिन आपके पास आ गया। डेल्टा जेड हमारे पास जो है वो 10,000, क्योंकि हाइट है आपके पास एलिवेशन 10,000, डेल्टा जेड आ गया है। M29 पाउंड मैस पर पाउंड मोल और P2 हमें मालूम करना है। तो गैसेस के लिए हम ऑलरेडी एक प्रेशर डेप्थ रिलेशनशिप जानते हैं जो कि है P2 इज इक्वल टू P1 एक्सपोनेंशियल है उसका वो -G × M डेल्टा जेड ओवर RT। हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल का, इसके अंदर अब हमारे पास ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। हम जब सिर्फ सिंपली इनकी वैल्यूज़ इंसर्ट कर देते हैं तो आपके पास P1 एक्सपोनेंशियल G -32 पॉइंट, ये -G है 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, M29 पाउंड मैश पर पाउंड मोल, डेल्टा जेड 1000 फीट, R जो है वो 0.7302 क्यूबिक फीट एटमॉस्फेयर पर पाउंड मोल पर आर, और T जो है वो 400 डिग्री R। तो हमने इसके यहाँ पर करने के लिए जो आगे हमने इसको चलाना है, तो ये आपके पास यहाँ पे पाउंड मोल से कट गया। ये जो रैंकिन है ये आपके पास इस रैंकिन से कट गया है। ये 1 फीट था और ये 1 फीट था, ये क्यूबिक फीट था, ये इसके साथ कट गया। आगे हम इसको यूज़ कर लेते हैं 32 पॉइंट, जी सबसे से डिवाइड कर दिया, 32 पॉइंट फीट पाउंड मैस और पाउंड फोर्स इनटू सेकंड स्क्वायर। तो पाउंड मैस आपके इस पाउंड मैस से कट गया है, ये जो सेकंड स्क्वायर था आपके इस सेकंड स्क्वायर से कट गया है। हमें पता है कि जो 1 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर 1 PSI होता है, ये पाउंड फोर्स इस पाउंड फोर्स से कट गया है। और उसके बाद जो है हमारे पास जो 1 फीट 12 इंच के बराबर होता है, 1 फीट स्क्वायर 12 इंच स्क्वायर के बराबर होता है, ये इंच स्क्वायर इस इंच स्क्वायर से कट गया है। तो आपके पास अब 1 फीट जो था ये फीट स्क्वायर है, 1 फीट ये बचा हुआ है, 1 फीट ये बचा हुआ है, तो ये दोनों फीट इस फीट स्क्वायर से कट गए हैं। 1 एटमॉस्फेयर जो है वो 14.7 PSI के बराबर होता है। तो हमने जो है ये वाला PSI इस PSI से कट गया, और आपके पास ये एटमॉस्फेयर इस एटमॉस्फेयर से कट गया। तो अब आपके पास ये जो प्रोडक्ट आया एक्सपोनेंशियल के बाद इस सारी टर्म का,
यानी कि P2 इज इक्वल टू P1 एक्सपोनेंशियल माइनस 0.4691। तो आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया P2 इज इक्वल टू P1 और एक्सपोनेंशियल 0.4691, तो आपके पास P1 जो था वो 1 एटमॉस्फेयर था, ये जो वैल्यू है 1.5986 थी। तो P2 की जो वैल्यू आई आपके पास वो 0.6256 एटमॉस्फेयर आई। इसका मतलब ये है कि इन गिवन कंडीशंस पर एट 1000 फीट एलिवेशन में पे अंटार्कटिका में आपके पास जो एयर का प्रेशर होगा वो 0.6256 एटमॉस्फेयर होगा। जी, प्रॉब्लम नंबर 10 है कि एक टैंक है हमारे पास, जैसा कि आपको शो किया गया है। अ टैंक एज शोन अबव कंटेन्स गैसोलीन एंड वाटर। Water is the absolute pressure. What is the absolute pressure at the bottom? Sketch the curve of gauge pressure versus depth for this tank. Density of gasoline is equal to 46.75 pound mass per cubic feet. तो इस सवाल में क्या है कि आपके पास एक टैंक है, जैसे कि शो किया गया, ये उसके टॉप पे एक वेंट है। और ये क्योंकि जो गैसोलीन और वाटर है ये आपके पास जो है इमिसिबल है, तो इमिसिबल होने की वजह से, क्योंकि गैसोलीन की डेंसिटी कम है, तो गैसोलीन जो है वो ऊपर आ जाएगी, वाटर नीचे आ जाएगा। और इस टैंक के अंदर आपके पास जो उसकी टोटल हाइट है वो आप देख सकते हैं कि 40 फीट उसकी हाइट है। तो फ्रॉम बॉटम से 20 फीट तक आपके पास वाटर, और उसके बाद 20 फीट यहाँ से लेकर ऊपर टॉप तक आपके पास गैसोलीन की 20 फीट उसकी हाइट है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास एक गैसोलीन वाटर इंटरफेस है। ये इंटरफेस किस तरह है कि यहाँ पे गैसोलीन और वाटर का मिलाप हो रहा है, जिसको हम इंटरफेस कह रहे हैं। तो हमने बेसिकली ये मालूम करना है कि मुख्तलिफ हाइट्स के ऊपर जो गेज प्रेशर क्या होगा कंपेरेटिव टू द डेप्थ। तो हमने इस टैंक के लिए एक हमने ये बनाना है। तो हमारे पास डाटा गिवन है। तो आपके पास जो डेंसिटी ऑफ गैसोलीन है वो 46.75 पाउंड मैस पर क्यूबिक फीट गिवन है। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है वो 62.4 पाउंड मैस पर क्यूबिक फीट होती है। और उसके बाद हमने बेसिकली मालूम ये करना है कि आपके पास हमने वो ग्राफ प्लॉट करना है, लेकिन जो आपके पास सरफेस टैंक का उससे जो है गैसोलीन वाटर इंटरफेस तक 20 फीट हाइट है, और इसी तरह जो गैसोलीन वाटर इंटरफेस से बॉटम ऑफ द टैंक तक फिर 20 फीट हाइट है। तो हमने जो है अब इस सवाल के अंदर बेसिकली दो चीज़ें थी कि एब्सोल्यूट प्रेशर एट द बॉटम फाइंड आउट करना है, और दूसरी हमने कर्व ड्रॉ करनी है। तो हमने इसके अंदर एब्सोल्यूट प्रेशर एट द बॉटम फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस सवाल के अंदर जो गेज प्रेशर आपका बनता है गैसोलीन वाटर इंटरफेस पर, वो कौन सा इंटरफेस है? ये है इंटरफेस जिसकी हम बात करें, जहाँ पर ये डॉटेड लाइन जो शो करिए, जहाँ पर गैसोलीन और वाटर ये कोई सेपरेशन नहीं हुई भी, क्योंकि गैसोलीन की डेंसिटी कम होती है, तो बिकॉज ऑफ लेस डेंसिटी वो ऊपर आ जाएगा और वाटर नीचे रहेगा। तो ये इन दोनों को जहाँ पे मिल रहे हैं आपस में, ये है वो इंटरफेस जिसकी हम बात कर रहे हैं। और वो अगर आप टॉप से देखें तो भी 20 फीट है, बॉटम से देखें तो भी वो 20 फीट है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले गेज प्रेशर फाइंड आउट करेंगे इस गैसोलीन वाटर इंटरफेस का। और इस गेज प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए एट दिस इंटरफेस हम एक जो है वो सिंप्लीफाइड बैरोमेट्रिक इक्वेशन, अभी हमने इसको लास्ट टाइम इसको यूज़ भी किए हैं कुछ सवालों में, वो यूज़ करेंगे। ख़ास तौर पर जो वो ऐसे फ्लूइड्स के लिए यूज़ की जाती है जिनकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है। तो आपके पास P इज इक्वल टू रो जी एच, हमने इसको फॉर्मूला लगा दिया। तो आपके पास यहाँ पर आप देखिए कि क्योंकि हम ये इसको इस तरह कर रहे हैं, जब हम इसको इंटरफेस को मालूम कर रहे हैं, तो जब आप इसको P इज इक्वल टू रो जी एच यूज़ करें, ज़रा गौर कीजिएगा, ज़रा मैं आपको दोबारा देखिएगा। जब आप यूज़ कर रहे हैं इस, अगर मैं इस लाइन का मैं यहाँ से नापना शुरू करूँ और यहाँ तक नापूँ, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक नाप रहा हूँ, तो फिर मैं गैसोलीन की डेंसिटी यूज़ करूँगा। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे गैसोलीन की डेंसिटी यूज़ की है कि P इज इक्वल टू रो जी एच। तो आपके पास जो गैसोलीन की डेंसिटी है 46.75 पाउंड मैच पर क्यूबिक फीट, जी 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, एच जो है 20 फीट है, जी सबसे डिवाइड कर दिया विच वॉज 32.2 फीट, पाउंड मैच और पाउंड फुट सेकंड, पाउंड मैच से कट गया, सेकंड स्क्वायर से कट गया, उसके बाद ये फिट से कट गया।
और आपके पास जो है ये एक सेकेंड, उसके बाद आपके पास 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच, और 1 फीट स्केयर इज इक्वल टू 12 स्केयर इंच स्केयर, और 1 पाउंड फोर्स पर इंच स्केयर इज इक्वल टू PSIG। पाउंड फोर्स आपका जो है वो इस पाउंड फोर्स से कट गया है, उसके बाद ये इंच स्केयर इस इंच स्केयर से कट गया है, और अब ये 1 2 फीट ये हैं, 3 4, 1 फीट ये है और ये 4, तो आपके सारे फिट आपस में कट गए। बाकी आपके पास PSIG बच जाता है। इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास प्रेशर जो है गैसोलीन वाटर इंटरफेस के ऊपर वो 6.493 PSIG आता है। अच्छा, इसी तरह अगर हम सबसे हमने पहले क्या करना शुरू किया, हमने जो है यहाँ से गैसोलीन वाटर इंटरफेस टॉप से हमने प्रेशर नापना शुरू किया, यहाँ तक आ गए हैं। अब हम यहाँ से लेकर बॉटम तक का प्रेशर निकालेंगे। तो अब हम इसके लिए यही सारा तरीका यूज़ करेंगे, लेकिन वाटर की डेंसिटी के साथ। तो अब प्रेशर फ्रॉम द इसी तरह हम जो है गैसोलीन वाटर इंटरफेस से बॉटम ऑफ द टैंक के लिए प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे, और उसके लिए भी इसी तरह बिल्कुल वही बैरोमीट्रिक जो हमने काम किया वही काम करेंगे। P इज इक्वल टू रो जी एच। यहाँ पर अब क्या चीज़ आ गई है, डेंसिटी वाटर की आ जाएगी 32.2 फीट स्क्वायर, जी आ गया H 20 फीट। उसी तरह जी सबसे से डिवाइड करने के बाद जब आपने सारे यूनिट्स वगैरह काटने के बाद जो आपका प्रेशर आया इस गैसोलीन वाटर इंटरफेस से बॉटम ऑफ द टैंक तक के लिए वो 8.667 PSIG आया। तो इससे ये पता चलता है कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर है आपका, हम उसको निकालने के लिए कि जो आपके पास बॉटम ऑफ द गिवन टैंक के लिए जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, तो आप देखिए वो हमारे पास जो टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर, आपको पता है कि जो है हमारे पास वेट की वजह से भी उसका प्रेशर डेवलप हो रहा होता है। तो आपके पास जो एब्सोल्यूट प्रेशर बॉटम पर होगा उसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रेशर और यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रेशर, यानी कि आप ये कह सकते हैं इस टॉप से लेकर यहाँ तक का प्रेशर और यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रेशर, ये दोनों प्रेशर जमा होंगे जो बॉटम पे मौजूद होंगे। तो हम बिल्कुल इसी को यूज़ कर रहे हैं कि जो प्रेशर एब्सोल्यूट जो प्रेशर होगा जो हमारे पास बॉटम पर होगा उसमें आएगा गेज प्रेशर एट द गैसोलीन वाटर इंटरफेस प्लस गेज प्रेशर फ्रॉम द गैसोलीन वाटर इंटरफेस टिल द बॉटम ऑफ द टैंक प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये 3 किस्म के प्रेशर इसके अंदर एब्सोल्यूट प्रेशर में आपके पास जमा होंगे, और आपने जब इसको जमा किया 64.493 PSI प्लस 8.667 PSI प्लस 14.7, तो आपके पास जो एब्सोल्यूट प्रेशर बना वो 29.86 एब्सोल्यूट बना। तो हमने ये एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल दिया है। तो अगर अब हम इसके लिए स्केच ड्रॉ करें थोड़ा सा, देखिए अगर आप स्केच देखें, स्केच में मैंने क्या किया है, ये आपके पास यहाँ पर गेज प्रेशर शो हो रहे हैं और आपके पास यहाँ पे डेप्थ शो हो रही है। तो टॉप पर सबसे जो डेप्थ थी वो ज़ीरो थी, यानी कि टॉप ऑफ द टैंक जो था आपके पास ज़ीरो थी। तो ये ज़ीरो ज़ीरो आ गया 20 फीट के ऊपर। आपके पास जो थी वो जो प्रेशर आया था, हमने गेज प्रेशर वो 6.493 था 40 फीट के ऊपर। जब आपने इसको प्रेशर निकाला था वो 15 पॉइंट जो है वो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब 8.6.493 प्लस 8.667, तो जो बॉटम तक आपके पास जो प्रेशर था वो 15.16 आया था। इस तरीके से आपने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। सो दिस वाज द सेकंड पार्ट फॉर आवर प्रॉब्लम नंबर 10। जी प्रॉब्लम 11 देखते हैं। An airplane takes off from sea level and is climbing at 2000 feet per minute. The plane is not pressurized, so that the pressure of the cabin is falling as the plane rises. At sea level, just after the takeoff, how fast is the pressure falling in psi per minute or kPa per minute? Density of the air is equal to 0.075 pound mass per cubic feet. तो ऐसा है कि जी एक सी लेवल पर से आपका जहाज उड़ा है, और जो जहाज जो है वो जो एलिवेशन अटेन कर रहा है 2000 फीट एलिवेशन अटेन कर रहा है पर मिनट। जहाज का जो कैबिन है नॉर्मली वो प्रेशराइज कैबिन होते हैं, प्रेशर मेंटेन रखा जाता है, लेकिन किसी वजह से आपका जो प्लेन है वो प्रेशराइज नहीं है। तो इस वजह से जैसे जैसे आपका हम एलिवेशन जहाज अटेन कर रहे हैं तो कैबिन का जो प्रेशर है वो भी कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द एलिवेशन। और हम ये मालूम करना चाहते हैं कि सी लेवल के ऊपर जैसे ही आपका टेक ऑफ हुआ था
तो उस वक्त कितनी तेजी के साथ आपका प्रेशर गिर रहा है हमें, यानी कि अभी ये नहीं पता, हमें तो सिर्फ ये पता चल रहा है। तो हम बेसिकली इस हाइट के ऊपर के, जैसे ही 2000 फीट पर मिनट वो हाइट अटेन कर रहा है, तो उस करस्पॉन्डिंग एलिवेशन अटेनेशन पर आपके पास किस तरीके से जो प्रेशर है वो फॉल कर रहा है, इस सवाल में हमने ये चीज़ मालूम करनी है। जो एयर की डेंसिटी है वो हमें गिवन है 0.075 पाउंड मैस पर क्यूबिक फिट। तो ज़रा सवाल में देख लेते हैं, जो आपके पास डाटा है, हमारे पास सवाल में डाटा दिया हुआ है कि एक रेट ऑफ चेंज इन एलिवेशन ऑफ द प्लेन दिया हुआ है कि किस तरीके से जहाज़ की जैसे जैसे वो बुलंदी जो है वो अटेन कर रहा है, जैसे जैसे जहाज़ ऊंचाई हासिल कर रहा है, तो वो एक रेट ऑफ चेंज है। उसको हम फिर लिख सकते हैं डी जेड ओवर डी टी, और ये आपके पास आ जाएगी 2000 फीट पर मिनट। अच्छा, फिर जो इनिशियल प्रेशर है कैबिन का सी लेवल पर हमें मालूम नहीं है, उसको हमने पी नॉट कर दिया। जो रेट ऑफ फॉल है केबिन प्रेशर की, ये हमने फाइंड आउट करनी है कि डीपी, बेसिकली हम ये मालूम करना चाहते हैं कि जब डी जेड ओवर डी टी अटेन हो रहा है, तो इस एलिवेशन रेट के ऊपर जो फॉल है, रेट ऑफ फॉल है कैबिन प्रेशर का डीपी ओवर डी टी, वो मालूम करना है। तो ये इन दोनों में से किसी भी यूनिट्स में आप ये जवाब निकाल सकते हैं। अच्छा जी, क्योंकि हमारा जो जहाज होता है क्लोज होता है, जहाज में कोई इस तरह की खिड़कियां नहीं होती कि जहां से एयर अंदर बाहर आ सके, बंद है सारा कुछ सिस्टम। तो इस वजह से जो एयर की डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट रहेगी, वो जो है कम ज्यादा नहीं होगी। और जैसे कि जहाज जो है आपका सी लेवल से हाइट अटेन कर रहा होता है, तो आपको पता है कि जो बैरोमेट्रिक इक्वेशन होती है फ्लूइड्स के लिए यूज की जाती है, जब आपके पास जो हमने उसकी कोई डेरिवेशन वगैरह भी की थी कांस्टेंट डेंसिटी के लिए, तो हम बेसिकली जो है कैबिन प्रेशर एरोप्लेन का कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन P इज इक्वल टू रो जी जेड। तो जेड से घबराइएगा नहीं, ये जेड वो एच ही है, लेकिन यहाँ पर हमने जेड को, क्योंकि एलिवेशन हाइट हम कर रहे हैं, पहले हम जब लिखते होते थे रो जी एच, एच डेप्थ होती थी, अब हमने इसको रो जी जेड कर दिया, तो बेसिकली वो जेड जो है वो एलिवेशन हाइट है। अच्छा जी, अब क्योंकि जो कैबिन का प्रेशर है वो कॉन्टिन्यूसली फॉल कर रहा है जैसे जैसे आपका जो जहाज है वो एलिवेशन अटेन कर रहा है, तो इस वजह से जो अगर हम मालूम करना चाहते हैं कोई एक्चुअल कैबिन प्रेशर कि किसी सर्टेन एलिवेशन के ऊपर, वो जो जरा इसको सुनिए, समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि देखिए ये आपके पास एक P इज इक्वल टू रो जी जेड की मदद से आपके पास एक प्रेशर आ जाएगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास पता है हमें कि आपका जहाज जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जा रहा है वो वैसे वैसे उसका कैबिन प्रेशर कम हो रहा है। अब कैबिन प्रेशर जो कम हो रहा है उसको तो आप इसकी मदद से मालूम कर लेंगे, लेकिन आपके पास कोई इनिशियल प्रेशर भी तो होगा ना जिसमें से कम हो रहा है। तो हम इस तरह ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू पी नॉट माइनस रो जी जेड। कैसे है कि ये देखें, ये जो P नॉट है ये कोई इनिशियल कैबिन प्रेशर होगा जो हमें नहीं पता था, और उसके बाद ये जो रो जी जेड है ये वो डिक्रीज इन कैबिन प्रेशर है कि जैसे जैसे आपकी हाइट अटेन होती जा रही है, उस हाइट की अटेनेशन की वजह से आपके पास ये जो प्रेशर है कैबिन का वो कम होता जा रहा है। और ये जो P है ये हमारे पास वो कैबिन प्रेशर है एट पर्टिकुलर एलिवेशन जेड के ऊपर। तो वो जो इनिशियल कैबिन प्रेशर में से जो आपके हाइट की वजह से जो प्रेशर डिक्रीज हुआ है वो इनिशियल में से वो निकाल देंगे, तो वो एक्चुअल कैबिन प्रेशर होगा आपके पास एलिवेशन जेड का। ये क्योंकि हमें नहीं पता, तो इसका मतलब है इसको हम लिख नहीं सकते, तो हम इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, विच विल बी P इज इक्वल टू माइनस रो जी जेड। अच्छा जी, अब हमने मालूम करनी है बेसिकली, क्योंकि हमने रेट ऑफ फॉल मालूम करना है, तो जब हमने रेट ऑफ फॉल मालूम करना है ख़ास तौर पर जो है वो, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि रेट मालूम करना है तो इसी का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं इक्वेशन का। तो जब आपने इसको जो है वो डेरिवेटिव लिया, तो आपके पास यहाँ पर डी बाई डी टी का पी का, और इसका भी हमने डेरिवेटिव ले लिया दोनों साइडों का, तो आपके पास इस तरीके से डी बाई डी टी ऑफ पी और डी बाई डी टी माइनस रो जी जेड। तो ये रो और जी कांस्टेंट है, तो ये आपके बाहर आ जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पर डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस रो जी डी जेड ओवर डी टी। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। तो हमने बेसिकली मालूम भी डी पी ओवर डी टी करना था,
जब आप इसको आगे चलाएंगे तो अब आप यहाँ पे से वैल्यूज इंसर्ट कर दें। डेंसिटी की वैल्यू आपने जो है वो एयर की माइनस, यहाँ पे -7 है तो 0.075 पाउंड मैश पर क्यूबिक फिट। जी जो है वो आपका 32.2 फिट पर सेकंड स्क्वायर। और डी जेड ओवर डी टी, ये वो आपके पास जो एलिवेशन थी, रेट ऑफ एलिवेशन थी, वो 2000 फिट पर मिनट है। जी सबसे से डिवाइड कर दिया, 32.2 फिट पाउंड मैश ओवर पाउंड फोर्स इंटू सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर आपका सेकंड स्क्वायर से कट गया, पाउंड मैश आपका पाउंड मैश से कट गया, ये आपका 1 फिट, ये आपका 2 फिट, ये इस फिट से कट गया। उसके बाद आपके पास जो है, सॉरी, जो 1 फिट है वो 12 इंच के बराबर है, और 1 फिट स्क्वायर इक्वल टू 12 इंच स्क्वायर। तो आपके पास जब ये 12 इंच स्क्वायर है तो ये 1 फिट यहाँ बच गया था, और आपका 1 फिट यहाँ बच गया था, ये दोनों इससे कट गए। उसके बाद आपका ये इंच स्क्वायर, 1 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर इक्वल टू पी एस आई, ये आपका इंच स्क्वायर इस इंच स्क्वायर से कट गया, पाउंड फोर्स इस पाउंड फोर्स से कट गया। और 14.7 पी एस आई जो होता है वो 101.35 के पी ए लिखा नहीं हुआ है, तो लेकिन ये पी एस आई यहाँ से कट जाएगा, ये पी एस आई यहाँ से कट जाएगा। तो आपके पास जो है, अगर आप जो यहाँ से अगर निकालना चाहें तो आप के पी ए से भी निकाल सकते हैं जवाब, और आपके पास यहीं से जो जवाब है उसमें भी निकल आएगा, पी एस आई पर मिनट में भी जवाब निकल आएगा। जिस तरह भी आप इसको निकालना चाहें आपकी मर्जी है। तो हमने, अगर आप देखेंगे पी एस आई पर मिनट तो आपका -1.0417, या के पी ए पर मिनट में -7.182। इसका मतलब है कि जो कैबिन प्रेशर जिस रेट पर फॉल कर रहा था उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा जी, प्रॉब्लम नंबर 2 देखिए। An oil storage tank has a flat horizontal circular roof 150 feet in diameter. The atmospheric pressure is 14.7 psia. What force does the atmosphere exert on the roof? एक हमारे पास ऑयल स्टोरेज टैंक है, उसकी फ्लैट हॉरिजॉन्टल एक सर्कुलर रूफ है, और उस छत का जो आपका डायमीटर है इस टैंक का वो 150 फीट है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस रूफ के ऊपर जो पड़ रहा है वो 14.7 psi ये पड़ रहा है। तो हमने ये मालूम करना है कि किस जो आपके पास एटमॉस्फेयर है वो कितनी फोर्स इस रूफ के ऊपर लगा रहा है। तो हमारे पास जो डायमीटर है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रूफ का, डी जो है वो 150 फीट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका 14.7 psi है। हमने मालूम करनी है कि फोर्स एक्सर्ट एटमॉस्फेयर करेगा इस रूफ पर वो कितनी होगी। तो जो एटमॉस्फेयर गैस एक फूड एयर है, क्योंकि एयर विच इज गैस, वो जब प्रेशर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इस फ्लैट हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रूफ पर जिसका डायमीटर 150 फीट है, तो इसके मालूम करने के लिए, इस फोर्स को मालूम करने के लिए हम बेसिकली वो इक्वेशन यूज करेंगे जिसकी मदद से आप जो है फोर्सेस ओवर एन एंटायर सरफेस जो है उसको, जब वो कांस्टेंट हो, उसको मालूम कर सकते हैं। वो जो फार्मूला हमने ड्राइव भी किया था, F इज इक्वल टू पी ए। तो F इज इक्वल टू पी ए में आपने P और A जो होगा वो क्या होगा, π/4d², क्योंकि रूफ सर्कुलर है तो सर्कुलर जो चीज़ है उसके लिए एरिया निकालने के लिए π/4d² आप निकालते हैं। तो अगर आपने फोर्स निकालनी है तो आपके पास जो प्रेशर था वो एक्सर्ट हो रहा था 14.7 psi, और जब एरिया निकालना है आपने, ये π/4 150 स्क्वायर फीट स्क्वायर डाया, क्योंकि इसका फिट स्क्वायर है। तो उसके बाद जो पी एस आई होता है वो पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर, पी एस आई से कट गया। उसके बाद आपके पास 1 फिट इज इक्वल टू 12 इंच, 1 फिट स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंच स्क्वायर, ये फिट स्क्वायर इस फिट स्क्वायर से कट गया, ये इंच स्क्वायर इंच स्क्वायर से कट गया। 1 पाउंड फोर्स इज इक्वल टू 4.448 न्यूटन, पाउंड फोर्स से कट गया। और हम 1 मेगा न्यूटन जो है वो 10⁶ न्यूटन लेते हैं, तो ये न्यूटन इस न्यूटन से कट गया। तो जब आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले की मदद से तो आपके पास 166.386 मेगा न्यूटन आपके पास फोर्स आएगी। इसका मतलब है ये जो रूफ है जिसके ऊपर आपके 150 फीट डाया की इस ऑयल स्टोरेज टैंक की जो रूफ है, उस रूफ के ऊपर जो एयर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो 166.386 मेगा न्यूटन, इतना एयर प्रेशर उसके ऊपर एक्सर्ट हो रहा है। जी प्रॉब्लम नंबर 15 है। A layer of rainwater 4 inch deep collects on the roof of the oil storage tank having flat horizontal circular roof 150 feet in diameter.
व्हाट नेट प्रेशर फोर्स डज रेन वाटर एक्सर्ट ऑन द रूफ ऑफ द टैंक। अच्छा जी, ये वही टैंक, हम उसी टैंक की बात कर रहे हैं, ऑयल स्टोरेज टैंक था, और जिसकी हमने बात की थी कि उसकी जो रूफ थी वो सर्कुलर है, 150 फीट उसका डायमीटर है। हुआ ये है कि जी किसी वजह से जो पानी का निकास था वो बंद हो गया है, और पानी का निकास बंद होने की वजह से जब बारिश आई है तो तकरीबन आपकी उस ऑयल स्टोरेज टैंक की छत के ऊपर 4 इंच पानी जमा हो गया। अब हमने ये मालूम करना है कि अब नेट फोर्स जो रेन वाटर की वो इस रूफ टैंक पर कितनी लग रही है, ताकि कहीं ये तो नहीं हो कि आपकी टैंक की छत लीक हो जाएगी, गिर जाएगी। तो हमने वो पानी खड़ा होने की वजह से ये मालूम करना है कि जो नेट फोर्स है टैंक पर वो कितनी होगी। तो इस सवाल के अंदर जो रेन वाटर रूफ पर कलेक्ट हुआ है उसकी जो हाइट है वो 4 इंच है, जो डायमीटर है इस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रूफ का वो डी जो है वो 150 फीट है। जो फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी इस रेन वाटर की वजह से रूफ पर, उसको हम एफ कह रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो चीज़ मालूम करनी है वो ये मालूम करनी है कि आपके पास जो गेज प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस 4 इंच डीप रेन वाटर लेयर। तो इस रूफ के ऊपर जो ये बारिश की जो पानी की जो आपकी सतह है उसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा उसको मालूम करने के लिए हम सिंप्लीफाइड बैरोमेट्रिक इक्वेशन यूज करेंगे, पी गेज इज इक्वल टू रो जी एच। तो इसमें आपके पास, क्योंकि बारिश का पानी है, वाटर की डेंसिटी 62.4 पाउंड मैच पर क्यूबिक फीट, जी जो है वो 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, एच जो है वो 4 इंच। तो आपके पास जो 1 फीट है वो 12 इंच के बराबर होगा, और जी सब सी से जब आपने डिवाइड किया तो वो 32.2 फीट पाउंड मैच और पाउंड फुट इंटू सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास जो है ये सेकंड स्क्वायर से कट गया, ये पाउंड मैच आपका इस पाउंड मैच से कट गया, ये इंच आपका इस इंच से कट गया। उसके बाद 1 फीट ये है, 1 फीट ये है, तो ये इस क्यूब से कट गया यहाँ से। उसके बाद हमारे पास 1 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर पीएसआई के बराबर है, तो ये पाउंड फोर्स इस पाउंड फोर्स से कट गया। और जो है हमें पता है कि 12 इंच 1 फीट स्क्वायर के बराबर होता है, 12 इंच स्क्वायर जो है 1 फीट स्क्वायर के बराबर होता है, ये इंच स्क्वायर इस इंच स्क्वायर से कट गया। और ये अब 2 फीट ये हैं। अच्छा, और उसके बाद आपके पास जो है 1 फीट यहाँ पे था, एक ये था, ये आपस में कट गए। और जो 14.7 पी एस आई है वो 101.35 kPa के बराबर है, तो ये पी एस आई से कट गया। तो ये जब आपने कंप्यूट की सारी वैल्यू इस गेज प्रेशर के लिए, आपके पास जो जवाब आया वो 0.9959 kPa आपके पास जवाब आ गया। अच्छा, अब जो रेन वाटर जो है बेसिकली जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा इस फ्लैट हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रूफ 150 फीट डायमीटर के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, तो हम जब उसके ऊपर ये निकालेंगे प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए, तो हमें पता है क्योंकि वो कांस्टेंट प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, ये नहीं होगा कि किनारों पे कम कर रहा होगा पूरी, क्योंकि लेयर रेन वाटर ने अपनी हाइट को मेंटेन रखा होगा। तो जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा उसको निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, पी एफ इज इक्वल टू पी ए, फोर्स निकालनी है। पी ए तो पी यहाँ पे गेज वाला, एफ इज इक्वल टू पी गेज, और ए क्योंकि सर्कुलर रूफ है 5/4 d स्क्वायर। तो आपने जब इसको आगे चलाया तो आपके पास यहाँ पर ये प्रेशर आ गया 5/4 d स्क्वायर। तो 1 जो के पी है वो 10⁻³ पास्कल, या आपके 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन/मीटर स्क्वायर, पास्कल पास्कल से कट गया। और जो है के पी ए यहाँ पे के पी ए से कट गया। तो 10⁻6 न्यूटन इज इक्वल टू 1 मेगा न्यूटन, न्यूटन इस न्यूटन से कट गया। उसके बाद आपके पास 1 मीटर इज इक्वल टू 3.281 फीट, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 3.281 फीट स्क्वायर। ये फिट स्क्वायर इस फिट स्क्वायर से कट गया, ये मीटर स्क्वायर इस मीटर स्क्वायर से कट गया। जो फोर्स आई आपके पास, वो फोर्स आपके पास जो है 1.6348 मेगा न्यूटन जो फोर्स है, ये वो उस पानी की वजह से ये फोर्स है। 4 इंच जो पानी खड़ा हुआ था वो उसकी वजह से ये इतनी फोर्स रूफ के ऊपर लग रही होगी। ये सवाल इस तरह भी हो सकता था कि जी आप ये बताएं कि पानी तो खड़ा होगा लेकिन टोटल फोर्स अब आपके पास उसके ऊपर जो है वो क्या एक्सर्ट हो रही होगी। तो टोटल फोर्स जब आपने एक्सर्ट कैलकुलेट करनी होगी, उसमें फिर आपकी एयर प्रेशर जो है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रही है उसको भी फिर एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। तो आपको ये इस तरह चेंज हो सकता है। यही जो सवाल हमने किया है इसको हम थोड़ा सा और तरीके से भी कर सकते हैं, एक थोड़ा सा उसको मॉडिफिकेशन के साथ भी कर सकते हैं। मैं वो भी आपको तरीका बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इसको मॉडिफाइड तरीके से कर सकते हैं।
कि आपकी मर्जी है, जिस तरह मर्जी करें, लेकिन ये आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ। देखें, क्योंकि आपको पता है कि जो वेट W इज इक्वल टू एम जी में वेट होता है W, वो भी फोर्स होती है। तो अगर हम वो जो बारिश का पानी उस छत पे खड़ा हुआ है, 4 इंच जिसकी हाइट थी, उसका अगर हम वेट कैलकुलेट कर लें, तो फिर हमें हमारे पास जो है वो दर हकीकत हमें वो डायरेक्टली हमारे पास वो फोर्स की सूरत में आ जाएगा। तो जो वेट W है वो हमें पता है mg के बराबर है, और जो डेंसिटी होती है वो मैस पर यूनिट वॉल्यूम, या मैस जो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर होता है। तो ये m इज इक्वल टू रो इंटू वी की वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में इंसर्ट करूं, तो मेरे पास W की जो वैल्यू आ जाएगी वो रो इंटू वी इंटू जी, जहाँ पे W जो है वो वेट ऑफ द फ्लूइड है, रो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, V जो है वो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड है, G जो है आपके पास वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये जो वॉल्यूम है ये क्या है, वो जो 4 इंच पानी 150 फीट डाया की छत पे मौजूद है, ये उसका जनाब यारी ये वॉल्यूम होगा। अच्छा, अब क्योंकि देखिए हमारे पास जो ऑयल स्टोरेज की जो रूफ है, एक तो वो हॉरिजॉन्टल है, यानी कि कर्व नहीं है, बिल्कुल बराबर है उसकी, और सर्कुलर है, 150 फीट डायमीटर है, और उसके ऊपर 4 इंच जो है वो पानी खड़ा हुआ है। तो वॉल्यूम जब वी आपने निकालना है, तो वॉल्यूम वी निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम है तो कि डेप्थ ऑफ रेन वाटर लेयर मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द रूफ, यानी कि आपके पास, यानी कि वो उस पानी की अगर आप हाइट को मालूम कर लें, 4 इंच आपको पता है वो 4 इंच पानी है, और एरिया हम रूफ का ऑयल स्टोरेज का निकाल लें, ऑयल स्टोरेज रूफ का एरिया निकाल लें, तो हमारे पास वो पानी का वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमारे पास यानी कि 4 इंच वो पानी खड़ा है, और ये इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 इंच मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 4 150 फीट स्क्वायर, 12 इंच 1 फीट के बराबर है। तो इसको जब वॉल्यूम निकाला है, इसका मतलब है 5890 क्यूबिक फीट जो है उसके ऊपर वो रेन वाटर खड़ा है। तो अब आपने जब इन वैल्यूज़ को जब हमारे पास ये डेंसिटी, वॉल्यूम और जी, इन सब की जो वैल्यूज़ हैं, इनको अगर आप इस इक्वेशन के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, तो W की जो है हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए। तो आपके पास यहाँ पर जो है 62.4 पाउंड मैस पर क्यूबिक फीट, V 5890.486 क्यूबिक फीट, G 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। जी सबसे से डिवाइड कर दिया, 32.2 फीट पाउंड मैस पर पाउंड फॉर सेकंड स्क्वायर, तो फिट से कट गया। उसके बाद आपके पास जो है सेकंड स्क्वायर से कट गया, पाउंड मैस से कट गया, 1 पाउंड फोर्स इक्वल टू 4.448 न्यूटन, और 10⁻6 न्यूटन 1 मेगा न्यूटन, जो न्यूटन से कट गया, ये पाउंड फोर्स इस पाउंड फोर्स से कट गया। तो जब W आपके पास आ गया वो 1.6349 मेगा न्यूटन आ गया। इसका मतलब ये है कि इस रूफ के ऊपर जो 1.6349 वेट फोर्स जो है वो एग्जर्ट हो रही है। तो आपने जब पहले निकाली थी, पहले भी आपका जो जवाब था आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, वो 1.6348, और अब आपके पास 1.6349। तो ये राउंड ऑफ की वजह से ऐसा आया है, लेकिन दोनों जवाब, ये दोनों तरीके हैं, आप इस तरीके से भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। सो दिस वॉज ओवर लेक्चर नंबर 10। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो बिफोर ज्वाइनिंग अवर लाइव सेशन। अगर आपको कोई सवालात वगैरह हैं, कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी यूजिंग माई email which is asim.ali@kfueit.edu.pk। तो आप जब ये लेक्चर की वीडियो देखकर लाइव सेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप एक्टिवली डिस्कस कर सकते हैं, अपने सवालात वगैरह पूछ सकते हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये जो डिटेल सोल्यूशन है, ये आपके LMS पर भी और आपके ocw.kfueit.edu.pk इन दोनों पोर्टल्स पर अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।